हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? फ्रेंड्स, आज हम एक नई बैच शुरू करने चल रहे हैं। नई बैच मतलब नया टॉपिक्स। और नया टॉपिक इसलिए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आर ओ समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें सामान्य हिंदी का एक पूरा प्रश्न पत्र रहता है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का 60 नंबर का वो प्रश्न आता है। तो वो क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, और उसका फंडा क्या है कि अगर 60 नंबर लड़का कवर किसी तरीके से कर ले जाता है तो 60 नंबर के बाद 60 में अगर 55 के ऊपर आ जाता है, 58 या 59 आ जाता है, तो लड़के का सिलेक्शन अत्यधिक मात्रा में या चयन अत्यधिक मात्रा में होने के चांसेस रहते हैं। तो उसकी विधियाँ क्या हैं, कैसे हमको सामान्य हिंदी को तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक को लेकर के चलना है, टॉपिक को क्या कवर करना है क्या नहीं, वो सब हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। तो जो सामान्य हिंदी में पहला टॉपिक है, सबसे पहले उसमें कुछ फंडा क्लियर करना होता है। और इसमें मैं आपको अभी से बता दूं कि इसमें दो टॉपिक होते हैं। दो टॉपिक का मतलब इसकी दो कैटेगरी होती हैं। एक, जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट में बताता हूँ, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है जो कि आपको बहुत आवश्यक होता है जानना, उसकी विधियों को जानना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका सारा डाउट क्लियर करता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो फैक्ट को पकड़ने में आसानी होती है। और दूसरा होता है, दूसरा पार्ट जो इसका होता है वो होता है फैक्ट का पार्ट। और सामान्य हिंदी में जो फैक्ट है फ्रेंड्स, जैसे इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इंग्लिश में आप लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो हिंदी में भी सेम वही है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, ये सब वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आ जाता है, जो कि हर विद्यार्थी को जानने के लिए आवश्यक होता है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, उपसर्ग हो गया, मुहावरे हो गए, कथन हो गया, लोकोक्तियाँ हो गई, मुहावरे, अर्थ, और ये सब जो टॉपिक है, इसमें फ्रेंड कॉन्सेप्ट जो कुछ भी है वो तो है ही, इसमें मैक्सिमम पार्ट आपको याद करने योग्य है। ये मैं यहीं पे क्लियर कर दूं आपको कि हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसा पार्ट होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का या रिसर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ पर आप सीधे सरसरी निगाह से निकलते जाओ। निकलने का मतलब है कि आप उसको डेली रूटीन बना लो कि डेली 5 शब्द, जैसे आप वोकेबुलरी 5 शब्द याद करते हो, वैसे पर्यायवाची 10 शब्द, 5 शब्द, या जितनी आपकी क्षमता है। तो एग्ज़ाम के पहले 3 से 4 महीना पहले अगर आप रूटीन में उसको ले आते हो तो आप परीक्षा की तिथि तक बकायदा उसको कवर करते हुए 3 से 4 बार रिवाइज कर ले जाते हो। और आप ये जानते हो कि बिना रिवाइज के किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ा से लेकर के छोटा छोटा। अगर आपको चयन पाना है तो रिवाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन पढ़ना एक आधार है, नींव है। और खड़ी बिल्डिंग या ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो आपका रिवाइज है, और ताजमहल की बिल्डिंग ही आपका लक्ष्य है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम का नाम भी डाल दिया है, ARO अदर एग्ज़ाम्स। अदर एग्ज़ाम्स का मतलब कि जो CSET में आता है, UPPCS में आता है, UPSC में आता है, लेखपाल में आता है, GD में आता है, जहाँ भी वनडे में वगैरह में जहाँ जहाँ भी ये एग्ज़ाम्स आते हैं, हिंदी आती है, वो सब कवर कराएंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट, ये आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा। भाषा वगैरह क्या है, इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो जहाँ पर आपको दिमाग लगाने का ज़रा सा भी आवश्यकता नहीं है, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया, विलोम हो गया, समानार्थक हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, ये सब जो है आप लोग डेली 10 शब्द, 5 शब्द रूटीन के हिसाब से बना लीजिए। उसको मैं बता दूंगा एक दिन, उसको याद करते चलिए। और वहीं से आप मान के चलिए, वहीं से आपका 80% क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे ही हर सब्जेक्ट से पूछता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा है,
भाषा क्या है? तो भाषा क्या होती है? लैंग्वेज। व्हाट इज दिस लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द अ मीडियम। मेरा कहने का मतलब कि भाषा मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी। अब व्यक्त वाणी क्या होती है? मनुष्य जो कहता है, मनुष्य जो कहने के लिए निर्देश करता है, मनुष्य जो संकेत करता है, वही भाषा होती है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हमने आपसे कुछ कहा तो वो चीज़ें आपको समझ में आ गई, वही भाषा हो गई। भाषा कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, मराठी, अंग्रेजी, फ्रांसी, फ्रेंच हो गई, अर्बन हो गई, उर्दू हो गई। भाषा का कोई लिमिटेशंस नहीं होता, ये बहुत प्रकार की हो सकती है। तो मनुष्य के द्वारा जो वाणी व्यक्त की जाती है, व्यक्त वाणी, वही भाषा कहलाती है। अब मनुष्य अपनी वाणी को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए जो मनुष्य व्यक्त करता है अपनी वाणी, तो वह कई रूप में करता है, चाहे वह उसकी स्थानीय भाषा हो, परिनिष्ठित भाषा हो, राष्ट्रीय भाषा हो, स्थानीय बोली हो, कुछ भी हो, तो वही भाषा बन जाती है। भाषा का जो निर्माण हुआ है फ्रेंड्स, वह संस्कृत की भास धातु से हुआ है। अब भास धातु क्या है, जिसका मतलब क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, वाणी आपकी किस मीडियम में अभिव्यक्ति हो रही है, आपके कहने का जो तरीका है, कहने की जो स्टाइल है, वह श्रोता के द्वारा, मतलब जो सुन रहे हैं उनके द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है, वह पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। तो वह क्या हो गया? वाणी की अभिव्यक्ति। तो वो किससे बना है? भास धातु से। ठीक। अब यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, इसी तरीके से मैं हर टॉपिक को कवर करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, ताकि एक नज़र देखेंगे एग्जाम के समय समझ में आ जाएगा। तो भाषा क्या है? सामाजिक मनुष्यों के, यहाँ पर मैंने सामाजिक क्यों लिखा? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक मनुष्य के भावों और विचारों को, भाव और विचार क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मनुष्य अपना व्यक्त संकेत जो कुछ भी कहता या करता है, वह भाव या विचार ही उसके होते हैं। भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है एवं उसको व्यक्त तथा ग्रहण करता है। अब ये पूरा फंडा आपका क्लियर हो गया होगा कि भाषा क्या होता है। भाषा सामाजिक मनुष्यों के भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करता है एवं उसको व्यक्त तथा ग्रहण करता है। व्यक्त करना और ग्रहण करना क्या होता है? हम कोई कथन कहते हैं तो वो व्यक्त करते हैं, हम अपनी बात को कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा कहने का तरीका, जो कहता है व्यक्ति, जो कहने का तरीका है, वही व्यक्त करना होता है। और जिसके द्वारा सुना जाता है उसको ग्रहण करना कहते हैं। तो ये ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर हमने नीचे परिभाषा भी लिख दिया है। वह माध्यम, वह माध्यम, ठीक है, जिसके द्वारा सामाजिक मनुष्यों के भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तथा वे व्यक्त और ग्रहण किए जाते हैं, भाषा कहलाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग कभी भी भाषा के कॉन्सेप्ट में नहीं डाउट होंगे। अगर कोई भी पूछेगा तो आप एक सरसरी लाइन में बता देंगे कि हम जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, उसी को व्यक्त करने का तरीका ही भाषा कहलाती है। सबसे बेस्ट वन लाइन परिभाषा, जिसको आम आदमी सुनना चाहता है। ठीक है। और ये आपके लिखने की स्टाइल हो गई। अब भाषा की प्रकृति क्या होती है फ्रेंड्स? कैसे भाषा, जैसे एक होता है कि हर टर्मिनोलॉजी की एक नेचर होता है, हर सब्जेक्ट का एक नेचर होता है, वैसे भाषा की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ एन लैंग्वेज? तो लैंग्वेज का नेचर क्या है? तो लैंग्वेज का जो नेचर होता है वो उसका आंतरिक गुण या स्वभाव होता है। अब आंतरिक गुण कैसे होता है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि आंतरिक गुण क्या होता है। जैसे यह देश हो गया, काल मतलब समय, एवं सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति जैसे भी हो सकती है, एजुकेटेड भी हो सकती है, अनएजुकेटेड भी हो सकती है, स्टाइलिश हो सकती है, परंपरागत हो सकती है, मॉडर्नाइजेशन हो सकती है, बहुत सारी सामाजिक परिस्थिति ये सब होती है। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करता है। भाषा जो है फ्रेंड्स, वह किसी का गुलाम नहीं होता। पहली चीज़ ये जान लीजिए। गुलाम का मतलब कि भाषा किसी के कहने अनुसार नहीं चलता। भाषा यह देखता है कि देश कैसा है, समय कैसा है, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। सामाजिक परिस्थितियों का हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि सामाजिक परिस्थितियाँ, परंपरागत समाज है,
पिछड़ा समाज है, कि वहाँ पर कैसी संस्कृति है, कैसा कल्चर है, तो उस हिसाब से भाषा खुद ब खुद ढल जाता है। जैसे जैसे आप नदी नदी छोड़ो, नदी बहुत बड़ा उदाहरण हो गया। जैसे आप ट्यूबवेल देखते होंगे, जब वो पानी के लिए चलता है, या नदी ही, सब ने नदी देखा होगा, देखना भी चाहिए, हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। तो आपने नदी को देखा होगा, तो देखते हैं कि जहाँ ढलान रहता है वहाँ बहुत तीव्र गति से बहती है। जहाँ उसका पानी मंद है तो समझ जाइए या तो नदी में कीचड़, मिट्टी, बालू, कण ये सब आ गया होगा, या तो वहाँ का धरातल ऊंचा होगा। टेढ़ा मेढ़ा है तो कहीं धरातल ऊंचा होगा, खाल होगा। तो इस हिसाब से नदी अपना मार्ग स्वयं तय करती है, उसको नदी को कभी बनाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो नदी जब भी बनती है कृत्रिम रूप से, तो वह विनाश का कारण बनती है। आप लोगों ने इसे देखा होगा कि जहाँ जहाँ डैम बन रहे हैं वहाँ क्या हाल होता है। हालांकि विकास होता है, लेकिन विकास के साथ साथ भयंकर विनाश भी लाता है। वहाँ का पूरा एरिया और प्राकृतिक संतुलन जो है वह बिगड़ जाता है। तो उसी हिसाब से भाषा होती है। भाषा खुद ब खुद तय करती है कि हमको किस रूप में आना है। जैसे सिटी कल्चर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश का बोलबाल रहेगा, वहाँ पर शोबाजी की भाषा रहेगी, लोग बहुत ही ऐसे वाक्यों को बोलेंगे। वहाँ पर कुछ लोग अपने को बहुत ऊंचा समझेंगे, कुछ लोग अपने को दिखाने के लिए कोई दूसरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो वह एक अलग कल्चर होता है। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हो, तो अगर एजुकेटेड पर्सन है तो वह खड़ी हिंदी का प्रयोग करता है। अनएजुकेटेड पर्सन है तो अपनी मूल भाषा का प्रयोग करता है। और फ्रेंड, एक सच्ची बात बता दूं कि जी जो ये स्टाइलिश लैंग्वेज है और हाई फाई लैंग्वेज है, इसका मूल स्रोत वही मूल भाषा है। उसी मूल भाषा का विकसित रूप आज हम प्रयोग करते हैं, आज हर जगह प्रयोग होता है। अभी हम बताएंगे उसको। तो भाषा के अब रूप पर आते हैं। अब आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट समझा कि भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है। अब भाषा के रूप क्या है। भाषा के फ्रेंड्स तीन रूप होते हैं। ठीक है। अभी हमने बताया बोलियां। ठीक है। बोलियां क्या होती है? साधारण जनता द्वारा अपने घरों, ठीक है, या समूहों में प्रयोग होने वाली भाषा का रूप। साधारण जनता जैसे आम जनमानस जब प्रयोग करती है किसी गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, कबीले में, तो वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो अपने घरों में करते हैं, समुदायों में करते हैं, समूहों में करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वो जो जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे भोजपुरी, अवधी, मराठी, खड़ी हिंदी, तम, तमिल, इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है। यही बोली कब परिनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है। बोली जब और अधिक विकसित रूप में धारण करती है और अधिक विकसित रूप बनना चाहती है या बन जाती है, तो वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। जैसे जब बोली के साथ व्याकरण जुड़ जाता है, ठीक है, जब बोली और व्याकरण एकजुट हो जाते हैं तब वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। यानी बोली में मात्रा का ध्यान दिया जाने लगा, उसको उचित अनुचित क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब कौन सा उपसर्ग यूज करना है, कब कौन सा वाक्य यूज करना है, वाक्य के भेद को यूज करना है, प्रश्नवाचक यूज करना है, नकारात्मक यूज करना है, कौन से सेंटेंसेस यूज करना है, ये व्याकरण के अंतर्गत आता है। कौन सा विशेषण यूज करना है, क्रिया विशेषण यूज करना है, सर्वनाम के रूप में बुलाना है, संज्ञा के रूप में बुलाना है। यही बोली के साथ जब इस तरीके का व्याकरण लग जाता है तो परिनिष्ठित भाषा हो जाती है। जैसे खड़ी बोली जो आज हिंदी में हम बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आज से 200-300 साल पहले ये जो खड़ी बोली थी, खड़ी हिंदी, वो क्या थी, बोली ही थी। यही बोली व्याकरण के साथ जुड़ गई तो परिनिष्ठित भाषा हो गई। और जब परिनिष्ठित भाषा राष्ट्रभाषा कब बन जाती है? परिनिष्ठित भाषा राष्ट्रभाषा तब बनती है जब परिनिष्ठित भाषा व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है। व्यापक रूप से फ्रेंड्स, बहुत ही बड़े स्तर पर, कहाँ पर, व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन यहीं पर ये लाइन नहीं खत्म होती। परिनिष्ठित भाषा को किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए कुछ शर्त की जरूरत होती है, कुछ कंडीशन की आवश्यकता हो। जैसे परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण की जाए,
एवं उसको राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान दे दिया जाए। उस भाषा को जब उसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक शक्ति होती है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में यानी बहुसंख्यक जनता द्वारा एक बहुत बड़े क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से ग्रहण कर ली जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। तो ये बोली से लेकर के राष्ट्रभाषा का स्वरूप होता है। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बताया था बोली की परिभाषा में कि जो आज हम लोग विभिन्न प्रकार की स्टाइलिश शोबाजी और फनी लैंग्वेज वगैरह वगैरह लैंग्वेज बोलते हैं, उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, मूल भाषा। ठीक है, तो मूल भाषा ही आकर के राष्ट्रभाषा के रूप में बन जाती है। तो ये था आपका भाषा। अब हम आगे चलते हैं, जैसे भाषा की फ्रेंड्स विशेषता क्या होती है। व्हाट इज द करेक्टर्स ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा की विशेषता क्या होती है, जैसे इसका संबंध मनुष्य से होता है। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भाषा जो बोलेगा वो मनुष्य ही बोलेगा, चाहे वो जानवरों के समझाने के लिए बोले। हालांकि जानवरों की भी एक लैंग्वेज होती है। अब उसका अध्ययन हमारे न तो कोर्स में है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा उत्साही स्टूडेंट्स हो, रिसर्च करना चाहता हो, ज्ञानवान ऊर्जावान हो, तो वो रिसर्च कर सकता है, वो एक अलग फैक्ट है। हर जीव की एक अपनी लैंग्वेज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन जो भाषा की संबंध है, उसका संबंध क्या है, मनुष्य से है। पहली चीज़, पहला विशेषता ये हो गई। इसकी दूसरी विशेषता होती है फ्रेंड्स, इसकी क्षेत्रीय सीमा होती है। जैसे हर भाषा की, अभी हमने बताया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार यह अपना आंतरिक गुण या स्वभाव प्रकट करता है, तो इसकी अपनी क्षेत्रीय सीमा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें अगर, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी क्षेत्रीय सीमा है। उत्तर प्रदेश में पूरा पूर्वांचल साइड क्या बोलता है, भोजपुरी बोलता है। उधर आप अवधी बोलेंगे जब अवध की साइड चले जाएंगे। इधर जब आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो लोग मराठी में बोलना शुरू कर देंगे। साउथ इंडियन में जैसे ही आप कर्नाटक पहुँचेंगे तो लोग आपको कन्नड़ भाषी दिख जाएंगे, फिर आपको तमिल दिख जाएंगे। तो जैसे जैसे सीमा बदल रही है, वैसे वैसे भाषा की क्षेत्रीय सीमा भी कन्वर्ट हो रही है। फिर यह क्या है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब क्या हो गया कि यह चेंज होता रहता है। जैसे कर्नाटक से आप आ गए मध्य प्रदेश में तो खड़ी हिंदी में बदल गए। खड़ी हिंदी में जब आप चले जाएंगे इधर महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी हो जाएंगे। तो यह क्या हो गया, परिस्थिति के अनुसार बदल रहा है, मतलब परिवर्तनशील हो रहा है। प्रतीकात्मक होता है, इसका एक प्रतीक होता है। प्रतीक का मतलब क्या, अवधी, भोजपुरी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सब यह ध्वनिमय होता है, अर्थात इसमें ध्वनि भी होती है। हर भाषा में ध्वनि भी होती है। यह समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ यह सीधे जुड़ा होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ अ लैंग्वेज। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों बता रहे हैं, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ यह जुड़ा होता है। आपको कमेंट में बताना है कि भारत में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं वर्तमान में। ये बताना है कि भारत में कितनी भाषाएं प्रचलन में हैं, और साथ ही साथ ये बताना है कि भारत से अभी तक कितनी भाषाएं लुप्त बिल्कुल हो चुकी हैं और कितनी लुप्त होने के कगार पर हैं। इस लाइन से 4 प्रकार का डिसीजन निकलता है, 4 प्रकार का वाक्य और जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, होता क्या है कि जब सभ्यता, ठीक है, सभ्यता का जो विकास होता है वह बहुत तीव्र गति से होता है, और संस्कृति का जो विकास होता है वो बहुत ही मंद गति से होता है। संस्कृति अपना बदलाव खुद बहुत मंद गति से करती है, और सभ्यता नकल पे आधारित होता है। जैसे ब्रिटेन में जो कोई जीन्स का पैंट पहन रहा होगा, उसको हम लेके भारत में चले आए तो 2-3 लोग पहनने लगे, कुछ लोग पहनने लगे, तो वह क्या हो गई, सभ्यता हो गई। लेकिन ब्रिटेन का कल्चर और भारत के कल्चर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में बदलता है, ठीक है। तो ये सभ्यता, संस्कृति, ये सब समाज शास्त्र का विषय है, वहाँ का टॉपिक है, लेकिन हमने आपको समझा दिया यहाँ भी। तो इस लाइन को समझाने के लिए मुझे सभ्यता और संस्कृति का एग्जाम्पल देना पड़ा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि आजकल एक नई लैंग्वेज इंग्लिश आ गई है, और हर जगह पर इसका एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनती चली जा रही है, बन भी गई है। हर जगह पर इंग्लिश मान्य हो गया है। लेकिन
है क्या कि हर भाषा को इज्जत देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषा जो है उसकी उत्पत्ति बहुत विशिष्ट तरीके से होती है। तो अगर हम उसको सँवारेंगे, मतलब उसको संजो कर रखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो वह क्या करेगी? अपना एक उसका अलग स्थान होता है। हर भाषा का अपना एक अलग स्थान होता है और किसी को नीचा या ऊँचा दिखाने के लिए हम कोई अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करते। जैसे जो न्यू जनरेशन है, सिटी जनरेशन है, वह क्या काम करती है कि अगर सीएमएस में बच्चा पढ़ रहा है या इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश बोल रहा है 2-4 लाइन, तो वो अवधी या भोजपुरी बोलने में शर्म महसूस करता है और यही भाषा के पतन का कारण होता है। हर मनुष्य को शर्म से ऊपर उठना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इंग्लिश के साथ अपनी मातृभाषा हिंदी, उससे भी और अच्छी जहाँ पर आप पैदा हुए हो, वहाँ की जो लैंग्वेज है भोजपुरी, अवधी, जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए हो, वो भाषा आपको आनी चाहिए, उस पर आपको गर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है। आप कुछ भी बोल सकते हो, कर सकते हो। तो वो भाषा बहुत ही अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसका उद्भव एक विशिष्ट तरीके से हुआ है, उसका साहित्य में एक स्थान होता है। इसलिए भाषा को लेकर के कभी भी आप शर्म न महसूस करिए, उसको विश्वास में लगाइए। आज अभी हमने जो आपसे कमेंट में पूछा है कि इसी शर्म के चलते, दिखावेपन के चलते ऐसी ऐसी भाषाएं विलुप्त हो गई हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो वो आपको आर्टिकल में मिलता चला जाएगा, आप आए दिन आर्टिकल में पढ़ रहे होंगे। तो भाषा को हमको तवज्जो देना चाहिए, उसको किसी तरीके से उसका विकास निरंतर करना चाहिए। अपने जो मूल स्वरूप में है उसको रखने के साथ साथ उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं ये देखना चाहिए। इसीलिए ये लाइन हमने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होता है। कोई जटिल भाषा है, जैसे जब तक इंटरनेट और मार्केटिंग का डेवलप नहीं हुआ था तब तक इंग्लिश लोगों को बड़ी टफेस्ट लगती थी। लेकिन आज क्या है, आज भी इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उनके लिए भी इंग्लिश आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है ये भी बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, भाषा जो होती है, पहली चीज़ कि माँ के पेट से ही आपका निर्धारण हो जाता है कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हो। आपको बोलना क्या है ये आप डिसाइड करते हो, आपका माइंड सेट होता है हमको कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। लेकिन जब आपकी मूल भाषा होती है तो उसमें आपको दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ता, केवल आपको इतना ध्यान देना पड़ता है कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, आपकी बोलने का तरीका क्या है। टॉपिक पे नहीं ध्यान देते हो। क्यों? क्योंकि टॉपिक आपको क्लियर रहता है। लेकिन जब आप परिवर्तित भाषा बोलते हो, अर्थात सिखाई गई भाषा का बोलते हो, जैसे कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, तो मेरे इस उदाहरण को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर वो इंग्लिश में बोलना चाहता है फ्लुएंट एकदम, तो क्या बोल पाएगा? जैसे कि मैं अभी अभी जस्ट चला आया, तब तक जैसे ही पहुंचा स्कूल का गेट बंद हो चुका था। अब इतने लंबे चौड़े वाक्य को बनाने के लिए उसको पूरा पैर से ले करके सर तक की ताकत लगा देनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट यूज कर देना पड़ेगा। पहली डिफ़िकल्टीज तो यही पैदा हो जाती है अन्य माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और दूसरी डिफ़िकल्टीज क्या है कि जब हम अपनी मूल भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमको 90% उसके वर्ड मीनिंग पता होते हैं। जैसे हमको बचपन से ये कभी नहीं सिखाया गया कि हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़का सीख जाता है, वह जब माँ की अंगुली पकड़कर चलना सीखता है तो जाने आने का मतलब सीखता है, उठने बैठने का मतलब सीखता है। लेकिन जब हमको यही इंग्लिश में करना होता है, वी आर गोइंग, तो ये हमको सीखना पड़ा, ये हमको कोई बताया तब हम सीखे, ये हमारे दिमाग की उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये लैंग्वेज टफेस्ट होती है। अब इसको सिंपल कैसे बनाएं? व्यवहार मिला करके। ठीक है, जितना हो सके उसको भूलने का तरीका समझाएं। दूसरी डिफ़िकल्टीज़ ये हो गई। तीसरी डिफ़िकल्टीज़ क्या है? वोकैबुलरी,
हमने अभी बताया कि वोकैबुलरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आपको मैं एक सच्चाई बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी कठिनाई क्या है। भारत के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी शैक्षणिक संस्थानों में ये जो वोकैबुलरी होती है उसको रटा दिया जाता है। उनकी भी मजबूरी होती है। कभी भी किसी भी स्कूल में मैंने नहीं पढ़ा और न ही देखा कि शब्दों का निर्माण कैसे कराया जाता है, उसकी मीनिंग कैसे निकाली जाती है। अगर शुरू से ही इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, अगर शुरू से ध्यान दिया जाए तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल हो जाएगी। ये जो लिंग्विस्टिक्स से एमए होता है वो एमए के स्तर पर होता है, ग्रेजुएशन के स्तर पर। मैं कहना चाहूँगा कि लिंग्विस्टिक का थोड़ा सा पार्ट छोटे छोटे जो विद्यालयों में, छोटे छोटे विद्यालयों का मतलब कि क्लास 5 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड से दे दिया जाए, ताकि बच्चे को यह पता चले कि लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, उसकी वोकैबुलरी मीनिंग कैसे निकलती है। जब तक आप किसी शब्द की मीनिंग नहीं जानते हो तब तक आप नहीं कर सकते हो। यूपीएससी के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, द हिंदू को लेकर के। और वो कुछ तो यूपीएससी क्लियर कर ले जाते हैं लेकिन इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती। उनको इंग्लिश उतना ही आता है जितना यूपीएससी की डिमांड रहती है। जाहिर सी बात है, मैं सीधे कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होती है। वोकैबुलरी हमारे यहाँ क्या होता है, रटा दिया जाता है। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, उठना बैठना, ये सब रटाया जाता है। उसकी मीनिंग कैसे निकाली जाती है ये कहीं नहीं बताया जाता। और यही इस भाषा की सबसे कठिनाई है। तो आपको, हालांकि उस स्तर की किताबें भी मार्केट में नहीं मौजूद हैं कि आप करेंगे क्या। तो ये भाषा की अलग, ये पतन होने का सबसे बड़ा कारण होता है। और यहाँ पर सरल लिखा है तो सरल इसी दिशा में बनता है। जब आप भाषा को सरल बनाते हो, उसकी वोकैबुलरी को सीखते हो, उसके क्रमागत विकास को सीखते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भाषा की विशेषता हो गई, भाषा कैसे क्या करता है, क्यों होता है। अब हम आते हैं हिंदी भाषा, जो हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। भारत के फारसी कवि औफी नाम है इनका। ये कहीं कहीं पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। फिर 13वीं सदी से 16वीं सदी तक, 16वीं सदी में जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। फिर 17वीं सदी में मुसलमान कवि ने हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया। फिर 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आगमन हुआ। हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई, लेकिन भारतीय जनमानस द्वारा बड़े स्तर पर हिंदी नाम को स्वीकार किया गया। तो ये जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान है, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। 18वीं शताब्दी तक हिंदी भाषा का नाम स्वीकार कर लिया गया था। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स हिंदी भाषा का विकास का क्रम है। तो आज आपने टोटल क्या पढ़ा? पूरा भाषा सीखा। भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा के रूप क्या होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, फिर भाषा की विशेषता क्या है, फिर हिंदी भाषा का विकास क्या है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो लिपि के ऊपर पढ़ाएंगे कि लिपि क्या होती है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ये सब पढ़ाएंगे। और इसके बाद आपको उसी लेक्चर में बताएंगे कि आपको फैक्ट कैसे याद करना है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। तब तक के लिए थैंक फ्रेंड्स। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हो तो देख करके भाई उसको सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर हमको अति मोटिवेट कर देता है। हम मोटिवेशन में बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाने की और से कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की बटन भी दबा दिया करो, ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास सारी सूचनाएं पहुंच जाएं और आप अच्छे से इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ वीडियो को देख सको, उसको सीखो, उसको लर्न कर सको। ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।